हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं चैप्टर 54 जिसमें हम पढ़ेंगे फ्लॉयड वार्शल्स एल्गोरिथम फॉर ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ इन डेटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो हम अपना पर्पस समझें। एक ग्राफ में कोई भी दो नोड के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम इस एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम। हम प्रोग्राम भी बनाएंगे। आज के वीडियो में हम वो कोड भी देखेंगे जो सी लैंग्वेज में बना है और फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम पर बेस्ड है। हमारा मकसद क्या है? हमारे पास अगर एक ग्राफ है जो कि डायरेक्टेड ग्राफ है, इनफैक्ट वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ है, तो हर दो वर्टाइसेस के बीच में पहुंचने के लिए जो भी पाथ होगा, मे बी मल्टीपल ऐसे पाथ हो सकते हैं जिससे कि एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाया जा सकता है। किसी पाथ में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना होगा, किसी पाथ में कम डिस्टेंस कवर करना होगा। तो हमें हर पेयर ऑफ वर्टाइसेस में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करना है। इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास चार नोड्स हैं V0, V1, V2, V3 और ये डायरेक्टेड ग्राफ है, इसलिए एरो से ये डायरेक्शन भी शो हो रहा है कि किस नोड से किस नोड तक जाया जा सकता है। इसके अलावा हर एक एज पर कुछ वेट भी असाइन किया हुआ है, जैसे कि यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 10 है। तो अगर मुझे V0 से V1 पे जाना है तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरे पास ऑप्शन है कि मैं V0 से V1 पे आऊँगा, तो एक ही यही ऑप्शन मेरे को दिखाई दे रहा है और इसकी कॉस्ट है 5। इसी तरीके से अगर मुझे V0 से V2 पे जाना है तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं V0 से पहले V1 पे जाऊँगा, फिर V1 से V2 पे जाऊँगा, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 5 + 3 = 8। V0 से V3 पर जाने के लिए कॉस्ट क्या है? ये 10 मुझे दिखाई दे रही है, पर एक दूसरा रास्ता भी है कि V0 से पहले V1 पे जाऊं, फिर V2 पे जाऊं, फिर V3 पे जाऊं, तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी 9, 5 + 3 + 1। तो 9 कॉस्ट क्योंकि ज़्यादा बेटर हो जाएगी 10 के कंपैरिजन में, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। भले ही यहाँ पर 3 एज हैं लेकिन ये शॉर्टेस्ट पाथ है क्योंकि इसकी कॉस्ट मिनिमम आ रही है। तो हमें यही फाइंड आउट करना है कि कोई भी दो नोड के बीच में अगर कोई पाथ है तो उसमें शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। जैसे V1 से अगर मुझे V3 पे जाना है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, V2 पे जाऊं फिर V3 पे जाऊं। V1 से अगर मुझे V0 पे जाना है तो मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर दो नोड के बीच में कोई पाथ एग्जिस्ट करता हो। तो अगर कोई दो नोड के बीच में पाथ एग्जिस्ट नहीं करता हूँ तो मैं उसे बोलूँगा कि उनके बीच में डिस्टेंस है इनफाइनाइट। यदि दो नोड्स के बीच में पाथ एग्जिस्ट करता है और वो एक ही पाथ है जो एग्जिस्ट करता है तो मैं कहूँगा कि वही शॉर्टेस्ट पाथ है। और यदि किसी दो नोड के बीच में एक से ज़्यादा पाथ हैं तो उनमें जो मिनिमम कॉस्ट का पाथ होगा उसको मैं कहूँगा शॉर्टेस्ट पाथ। अब मुझे हर पेयर के लिए शॉर्टेस्ट पाथ निकालने, क्योंकि यहाँ पे 4 नोड्स है तो पेयर 16 हो सकते हैं। यानी V0 से V0 पे पहुँचने का, V0 से V1 पे, V0 से V2 पे, V0 से V3 पे, तो ये हो गए 4। फिर V1 से V1 पे पहुँचने का, क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ है तो V1 से V0 पे पहुँचने का पाथ और V0 से V1 पे पहुँचने का पाथ सेम नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है। अनडायरेक्टेड होता तो जिस एज से आप V0 से V1 पे आ रहे हैं उसी एज से आप V1 से V0 पे जा सकते थे, पर क्योंकि डायरेक्टेड है तो दोनों रास्ते अलग अलग होंगे। तो हमें इस बात को बनाना है। तो एक सिंपल मैट्रिक्स फॉर्मेट से इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास जो डायग्राम है उसमें हमारे पास एक नोड है V0, एक नोड है V1, एक नोड है V2, एक नोड है V3। V0 से V1 पे आने के लिए एज है और इसकी कॉस्ट है 5। V1 से V2 के पास जाने के लिए जो एज है उसकी कॉस्ट है 3 और V2 से V3 पर जाने के लिए जो एज है उसकी कॉस्ट है 1
और V0 से V3 पे जाने के लिए एक एज है जिसकी कॉस्ट है 10। ये हम सिंपल एक छोटा एग्जांपल लेकर इस बात को समझेंगे कि फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम कैसे काम करती है, कैसे फाइंड आउट करती है शॉर्टेस्ट पाथ। बाकी ये एग्जांपल और बड़ा लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। फिलहाल ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब इस इंफॉर्मेशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारे पास एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स होना चाहिए, एरे होना चाहिए, जिसमें 4 रोज 4 कॉलम होंगे। तो मैं इस तरह का एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये वो मैट्रिक्स है, इसमें कुल मिला के 16 वैल्यूज़ हम रख सकते हैं। ओके, अभी मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ। तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसी तरीके से ये 0 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या वैल्यू है? V0 से V0 पर जाने के लिए जो कॉस्ट है दैट इज़ 0, क्योंकि वहीं पर है हम। V0 से V1 पे जाने के लिए जो कॉस्ट है दैट इज़ 5। फिर V0 से V2 पर जाने के लिए जो कॉस्ट है डायरेक्टली तो मेरे पास कुछ नहीं है, बट इनडायरेक्टली मेरे पास है। ओके, तो अगर डायरेक्टली मेरे पास कोई एज नहीं है, ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ ये जो मैट्रिक्स बना रहा हूँ ये डायरेक्ट एज वाला इंफॉर्मेशन है, यानी V0 से V1 पे डायरेक्ट एज है इसलिए मैंने उसको कंसिडर किया है। V0 से V2 पे कोई डायरेक्ट एज नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट को मैं ऐसे बना देता हूँ। और V0 से V3 पर जाने के लिए कॉस्ट है 10। अच्छा, V1 से V0 पे जाने के लिए कॉस्ट क्या है? इनफाइनाइट, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ डायरेक्ट एज को कंसिडर कर रहे हैं। अगर किसी नोड से किसी दूसरे नोड तक पहुँचने के लिए 2 एजेस का सहारा लेना पड़ता है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। V1 से V1 पे पहुँचने के लिए कॉस्ट 0 है। फिर अच्छा, इसका मतलब क्या है? V2 से V2 पे पहुँचने के लिए कॉस्ट भी 0 रहेगी। V3 से V3 पर पहुँचने की कॉस्ट भी 0 रहेगी, क्योंकि आप वहीं पर हैं तो डिस्टेंस 0 रहा। अच्छा, V1 से V2 पे पहुँचने के लिए कॉस्ट देखिए कितनी है? 3। तो यहाँ लिख लीजिए 3। V1 से V3 पे पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं है तो इनफाइनाइट। V2 से V0 पे पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, इनफाइनाइट। V2 से V1 कोई रास्ता नहीं है, इनफाइनाइट। ठीक है, और V2 से V3 यस 1। V3 से V0, V3 से V0 भी कोई रास्ता नहीं है तो इधर भी इनफाइनाइट। V3 से V1 कोई रास्ता नहीं है, इनफाइनाइट। ऐसे ही V3 से V2 पे भी कोई रास्ता नहीं है इसलिए उस पे भी इनफाइनाइट। तो ये हमारे पास इनिशियल इन्फॉर्मेशन है। अब इस इन्फॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, स्टोर कैसे करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके देखे थे, जिसमें से एक तरीका था मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, जिसके लिए हम एक स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हमने बनाया ग्राफ नाम का, जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं, एक पॉइंटर है और 2 ऑर्डिनरी वेरिएबल्स हैं। तो ये मुझे पहले बनाना पड़ेगा। ये क्रिएट करने के लिए पहले तो मैं ग्राफ टाइप का एक पॉइंटर बनाऊंगा, ठीक है, और फिर ग्राफ टाइप का एक वेरिएबल बनाऊंगा। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं अगर ग्राफ टाइप का ये जो डेटा टाइप हमने बनाया इसका अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं तो वो कैसा होगा? वो वेरिएबल बेसिकली एक बड़ा सा मेमोरी ब्लॉक होगा, ठीक है, जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स होंगे। एक होगा v, एक होगा e और एक होगा पॉइंटर adj। ठीक है, ये जो adj पॉइंटर है ना, ये पॉइंट करेगा इस एरे को, जबकि v के अंदर क्या रहेगा? नंबर ऑफ वर्टाइसेस दैट इज 4 और एजेस कितनी है? वो भी 4 है, तो इसमें 4 रहेगा। अब ये जो ग्राफ टाइप का वेरिएबल बना है इसको भी हम डायनेमिकली क्रिएट करेंगे, तो इसका एड्रेस रखने के लिए हमें एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा दैट इज g। तो g इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, तो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो डायग्राम के थ्रू ऐसे भी समझ लें आप। तो g एक पॉइंटर है जो ग्राफ टाइप का है, जो ग्राफ टाइप के एक वेरिएबल को पॉइंट करेगा, जिसके अंदर एक पॉइंटर है जो एक्चुअल में हमारे उस मैट्रिक्स को पॉइंट कर रहा है जिसमें
हमें ग्राफ में डिस्टेंस, दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस की इंफॉर्मेशन रखी हुई है। तो ये वही पैटर्न है जो अभी हमने डायग्राम बना के समझा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 0, 5, इन्फिनिटी 10 लिखा है, तो ये 0, 5, इन्फिनिटी 10 है, इन्फिनिटी 0, 3, इन्फिनिटी, यही हमने अभी यहाँ पर भी बनाया हुआ था। तो इसी को हमने यहाँ पर बनाया, इन्फिनिटी की जगह मैंने INF लिख लिया है। तो ये है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब हमारा आंसर कैसा आएगा? आंसर ऐसे ही होगा कि इसमें चेंजेस हमें करने हैं, इसमें कुछ चेंजेस करके वो वैल्यूज़ लिख देनी है जो दो नोड्स के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ है। तो हमारा आउटपुट कुछ ऐसा एक्सपेक्टेड है कि दो नोड के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो ये होगा। अब जैसे यहाँ देखिए, ये 10 की जगह 9 हो गया। 9 क्यों हो गया इसको समझिए, क्योंकि ये अभी 10 है, V0 से V3। देखिए V0 से V3 तक जाने का रास्ता क्या है? डायरेक्ट एज से 10 है, लेकिन अगर मैं 3 एजेस को कंसिडर कर लूँ तो V0 से पहले V1 पे जाऊँगा, फिर V2 पे जाऊँगा, फिर V3 पे जाऊँगा, तो वो कॉस्ट हो जाएगी 9। तो इसलिए यहाँ पे 9 लिखना बेटर है। अभी V0 से V2 पे इन्फिनिटी लिखा हुआ है, जबकि V0 से V2 पे 2 एज के सहारे पहुँचा जा सकता है और वो कॉस्ट होगी 8। तो देखिए यहाँ पर 8 आना चाहिए। इस तरीके से ये जो मैट्रिक्स बना है ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है। तो प्रोग्राम को अब हम लोग समझने जा रहे हैं। प्रोग्राम को समझने के लिए 3 चरण होंगे। सबसे पहले हम मेन फंक्शन को समझेंगे। मेन फंक्शन में मैं ये जो स्ट्रक्चर है वो बनाने वाला हूँ। इनफैक्ट मैं कहूँ कि ये मैं बनाने वाला हूँ। मैं G बनाऊँगा, मैं ग्राफ टाइप का वेरिएबल बनाऊँगा और मैं ये मैट्रिक्स बनाऊँगा और इसका एड्रेस मैं ADJ में असाइन करूँगा। इस बात को हम मेन फंक्शन में समझेंगे, उसके बाद फिर हम बाकी की चीज़ें समझते हैं। तो पहले तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हम लोग समझें कोडिंग के ज़रिए। तो देखिए, ये पूरा कोड मैंने बना के रखा हुआ है, लेकिन अभी जो आपको फोकस करना है वो बेसिकली मेन फंक्शन पे करना है। तो आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके एक बार मेन फंक्शन को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले मैंने एक ग्राफ टाइप का पॉइंटर बनाया, जो मैंने अभी आपको दिखाया था G। ये पॉइंटर मैंने क्रिएट किया है और ये किस टाइप का है? ग्राफ टाइप का है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया होगा डेफिनेटली। कैसे बनाया होगा? तो आप ऊपर कोडिंग में देख सकते हैं कि मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और वो वही स्ट्रक्चर है जो अभी मैंने आपको दिखाया था। ओके, अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि पहले मैंने G बनाया, उसके बाद फिर मैंने IJ, कुछ प्रोसेसिंग पर्पस से मैंने वेरिएबल्स बनाए लूप के लिए, और मैंने एक मैट्रिक्स पहले बना लिया है जिसमें इंफॉर्मेशन रख ली है। ये वही इंफॉर्मेशन है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये 2D एरे बना नहीं है, ये अभी बनेगा। अभी तो मैंने टेम्परेली किसी और 2D एरे में रख लिया, यानी मैट्रिक्स नाम का एक एरे बना लिया 4x4 का, और उसमें ये इन्फॉर्मेशन रख ली। नाउ व्हाट इज़ INF? INF क्या है? ये मैंने शुरुआत में डिफ़ाइन किया है हैश डिफ़ाइन की मदद से, और एक बड़ी सी वैल्यू इसमें रख दी सो दैट इन्फिनिटी तो ऐसा कोई वैल्यू होती नहीं है, तो एक बड़ी वैल्यू मैंने इसके अंदर रख ली है, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि इससे बड़ी वैल्यू तो नहीं आएगी। तो वो मेरे लिए इन्फिनिटी हो गया। तो ये 2D एरे हमारा बन गया मैट्रिक्स। अब मुझे क्या करना है? मैलॉक फंक्शन को कॉल करना है और ग्राफ टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करना है। ये कर देने से क्या होगा, और इसका एड्रेस किस में रखूँगा? G में। तो इसके कारण क्या बन गया? इसके कारण ये वाला ब्लॉक बन गया, ये ग्राफ टाइप का वेरिएबल बन गया और इसका एड्रेस किस में आ गया? G में आ गया। तो ये G के अंदर इसका एड्रेस रखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद मैं इसके V और E में वर्टेक्सेस की संख्या और एजेस की संख्या रख रहा हूँ, दैट इज़ 4, 4। तो होगा क्या? यहाँ पर वैल्यू चली जाएगी 4 और यहाँ पर भी वैल्यू चली जाएगी 4। गॉट इट? अच्छा, इसके बाद अगला काम मुझे ये करना है कि मुझे 2D एरे बनाना है। तो बेसिकली मुझे कितने साइज़ का एरे चाहिए? तो अगर एक इंट ब्लॉक 4 बाइट का है, ठीक है, तो 4 बाइट इंटू एक रो में कितने हैं? 4, तो 4 4 16, और एक कॉलम में कितने हैं? 4, तो 4 इंटू 4 इंटू 4। तो टोटल मेमोरी कितनी कंज्यूम होने वाली है? 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज 64 बाइट्स। अब यही बात हम लिख कैसे रहे? कितने नोड्स हैं, है ना? एक रो में भी उतने ही नोड्स हैं जितने कॉलम में, तो 4 इंटू 4 इंटू साइज ऑफ इंट 4, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64 बाइट्स। तो मैलॉक में हमने 64 पास किया, दैट मीन्स 64 बाइट का ब्लॉक बन जाएगा। अब इसी प्रोग्राम को यदि आप टर्बो पे चला रहे होंगे, टर्बो 3.0 पे,
जो 16 बिट का कंपाइलर है, 16 बिट का आईडी है, तो वहाँ पे इंट 2 बाइट का होता है। तो ऐसा साइज़ ऑफ इंट लिखने से फ़ायदा ये है कि आप 16 बिट की मशीन पे चलाएं या 32 बिट की मशीन पे चलाएं, कम से कम कुछ गलत नहीं होगा। आप एग्जैक्टली 2 या 4 लिखें, उससे बेटर है साइज़ ऑफ इंट लिखें। अब ये जो एड्रेस है ये ADJ में चला गया, जिसका मतलब ये है कि ये जो ADJ वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल बना है, इसके अंदर इस एरे का एड्रेस आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक लूप लगाना है और मैट्रिक्स जो एरे हमने बनाया था जिसमें ये वैल्यूज़ रखी हुई थी, इन वैल्यूज़ को हमें कॉपी कर देना है इस मैट्रिक्स में जो कि हमारा ADJ पॉइंट कर रहा है। अब इसके लिए मैंने क्या किया, 2 लूप लगाए। आई की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक चलने वाली है। देखिए G एरो V क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आप इस V को एक्सेस कैसे करेंगे, इस ग्राफ टाइप के वेरिएबल का तो कोई नाम है नहीं, एक पॉइंटर है जो इस वेरिएबल को कर रहा है पॉइंट। तो जब भी कोई स्ट्रक्चर को कोई पॉइंटर पॉइंट करता है तो पॉइंटर एरो लगा के स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस किया जाता है। ये सब आपको आता है, नहीं आता है तो स्ट्रक्चर और पॉइंटर वाला चैप्टर आप रिवाइज करिए। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है, इसके किसी भी मेंबर को एक्सेस करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा G एरो और फिर मेंबर का नाम। तो मैंने यहाँ पर वही किया है, G एरो V लिखा हुआ है, इसका मतलब 4। तो 0 से लेके 3 तक चलने वाला है, क्योंकि मैंने लेस देन लिखा है, लेस देन इक्वल टू नहीं लिखा। तो 0 से 3 यानी 4 बार चलेगा। अंदर एक और लूप लगा हुआ है, वो J की वैल्यू 0 से लेके, ये भी G एरो V लिखा हुआ है, इसका मतलब 0 से 3 तक यानी 4 बार चलेगा। तो 4 बार ये, उसके अंदर 4 बार ये, तो कुल मिला के 16 बार, क्योंकि नेस्टिंग हो रही है। अब अंदर क्या लिख रहा हूँ, इस बात को समझिएगा। G एरो ADJ प्लस, अब G एरो ADJ मतलब मैं ADJ लिख रहा हूँ यानी पॉइंटर, उसमें क्या प्लस करने वाला हूँ, I इंटू G एरो V प्लस J। ओके, इस बात को शायद आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इस बात को आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, स्टार G एरो ADJ। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस पॉइंटर की बात कर रहा हूँ ना, ठीक है। इसमें कुछ ऐड कर रहा हूँ, क्या ऐड कर रहा हूँ, I इंटू G एरो V। नाउ व्हाट इज G एरो V, ये 4 ना, तो मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ, ऐसा करता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए, प्लस J। ठीक, अब जरा एक एक करके अपन लूप चला रहे हैं। लूप कैसा चल रहा है, I की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक चल रहा है, और फिर इसके अंदर J वाला लूप चल रहा है जिसकी वैल्यू फिर 0 से लेकर 3 तक चल रही है। तो जब I की वैल्यू 0 है, J की वैल्यू 0, यानी कि सीक्वेंस में चलने वाला है। I और J की वैल्यूज़ के क्या सीक्वेंस चलेंगे, सबसे पहले I 0 है तो J की वैल्यू 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा। फिर I की वैल्यू 1 है तो फिर J की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसे चलेगा ना। तो I की वैल्यू 0 है इनिशियली, तो आप सोचिए ये वैल्यू 0 है तो 0 इंटू 4 तो 0 हो जाएगा। तो इस पॉइंटर में पहले क्या जुड़ेगा, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। तो इस तरीके से हम पहले ब्लॉक के एड्रेस को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, पहले ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर पाएंगे क्योंकि स्टार भी लगा हुआ है, फिर दूसरे ब्लॉक को, फिर तीसरे ब्लॉक को, फिर चौथे ब्लॉक को। तो इस एरे के चारों शुरुआत के ब्लॉक एक्सेस हो जाएंगे। इसके बाद I की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 इंटू 4 ये हो जाएगा 4 प्लस J। तो 4 प्लस J का मतलब क्या है, 4 प्लस 0, 4 प्लस 1, 4 प्लस 2, 4 प्लस 3। तो 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 4, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। तो 4, 5, 6, 7 ऐसे। तो ADJ में कितना जोड़ रहा हूँ, 4 जोड़ूंगा तो ये वाला ब्लॉक बन जाएगा ना, 5 जोड़ूंगा तो ये वाला ब्लॉक बन जाएगा, 6 जोड़ूंगा तो ये वाला ब्लॉक बन जाएगा, 7 जोड़ूंगा तो ये वाला ब्लॉक बन जाएगा। तो पॉइंटर में ग्रेजुअली इंक्रीमेंट कराते जाना है मेरे को, और मैं एक एक करके सारे ब्लॉक्स को एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हमने बारी बारी से सारी वैल्यूज़ मैट्रिक्स की इसमें कॉपी कर ली। तो ये हमारा तरीका होगा इस एरे को एक्सेस करने का। मतलब ये वाला जो एरे है ना, इसको एक्सेस करने के लिए हमेशा हम क्या लिखा करेंगे, ये मैं एक बार समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको बार बार नहीं समझना होगा। तो उसके लिए मैं हमेशा यही लिखा करूँगा, गॉट इट। हर जगह पर जहाँ पर भी लिखना है, या मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, या फिर मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो जहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो मुझे इसी तरीके से लिखना है। इससे मैं क्या होगा, पूरे एरे को रिप्रेजेंट कर पाऊँगा, ठीक है। तो इस कोड से क्या हुआ, इस कोड से ना केवल आपका ग्राफ बन गया, ये पूरा बन चुका है, राइट। अब मुझे क्या करना है, अगली स्टेप,
आइए मेन फंक्शन में देखते हैं क्या कर रहे हैं। अगला स्टेप है स्क्रीन पे प्रिंट कराता हूँ ओरिजिनल डिस्टेंसेस और उसके बाद फिर प्रिंट सॉल्यूशन। प्रिंट सॉल्यूशन मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें मैं ये ग्राफ पास करना चाहता हूँ। ग्राफ पास करने के लिए मैं सिर्फ क्या पास करता हूँ, एड्रेस जो जी में रखा हुआ है। जी में क्या रखा हुआ है, इसका एड्रेस। अच्छा आप सोचिए ना, ग्राफ अगर मुझे किसी को पास करना है तो मैं सिर्फ इस ब्लॉक का एड्रेस पास कर दूंगा जो जी में रखा हुआ है, तो इसी तरीके से जी उसे रिसीव कर लेगा। देखिए मैंने जी पास कर दिया, प्रिंट सॉल्यूशन में जी पास कर दिया, और अब देखिए प्रिंट सॉल्यूशन फंक्शन में ग्राफ टाइप का वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल जी बन गया। तो अगेन मेरे पास एक पॉइंटर है इस फंक्शन के अंदर जो किसको पॉइंट कर रहा है, इस ग्राफ को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो मेरा काम हो गया, मैंने इस तरीके से पूरा का पूरा ग्राफ पास कर दिया। ओके, व्हाट नेक्स्ट। अब मुझे सिर्फ वैल्यूज़ को प्रिंट कराना। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे ये देखिए आई का लूप है जो 0 से 3 तक चल रहा है, जे का लूप है 0 से 3 तक चल रहा है। मुझे सिर्फ इस मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को प्रिंट कराना और कुछ नहीं करना। तो मैं क्या करूँगा, ये नेस्टिंग करी लूप की और इफ़ कंडीशन लगाता हूँ। यदि वैल्यू आई एन एफ है, ठीक है, आई एन एफ क्या है, आई एन एफ ये 99999, ठीक है ना। तो अगर आई एन एफ के बराबर है तो मैं क्या कर दूँ, स्क्रीन पे प्रिंट कर दूँ आई एन एफ, नहीं तो मैं जो वैल्यू उसके अंदर है वो प्रिंट कर दूँ। तो इस तरीके से मैंने ग्राफ को प्रिंट करा दिया। ठीक है, मैं रन करके भी बता देता हूँ किस तरीके से ये दिखाई देगा। आप देख सकते हैं ये 0 5 आई एन एफ ये प्रिंट कर रहा है। सबसे पहले इसने प्रिंट किया। अच्छा ये 7 क्या है, 7 मतलब मिनिमम विड्थ। तो ये जो वैल्यू प्रिंट हो रही है ना, ये यहाँ पे कितना डिस्टेंस ले रहा है शुरुआत से, दैट इज 7 कैरेक्टर प्लेसेस। तो ये मैंने फिक्स कर दिया कि ये मिनिमम 7 कैरेक्टर प्लेसेस तो कंज्यूम करेगा ही करेगा। यहाँ पे भी जब नंबर प्रिंट हो रहा है, जैसे 5 प्रिंट हो रहा है, तो ये 7 कैरेक्टर प्लेसेस तो जगह कंज्यूम कर रहा है, तो इसलिए ये प्रॉपरली अलाइंड और एक गैप नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने प्रिंट करा लिया। ये क्या हो गया, आप इसको चाहें तो थोड़ा सा स्क्रीन को पॉज करके अच्छे से रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये तो वही लिखा है जो अभी मैंने आपको समझाया था। और इस पोर्शन को अब मैं यहाँ से हटा भी देता हूँ, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, ओके। अब अगली स्टेप क्या है, ये प्रिंट हो गया। अब इसके बाद असली चीज़ चालू होती है, फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम। इसमें भी मैंने ग्राफ पास किया है और ये एल्गोरिथम चल रही है। देखिए इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं एक और एरे ले लेता हूँ। ये सिर्फ एक मैट्रिक्स जैसा स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, 2D एरे है, और मैं पहले तो सारा का सारा डेटा कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किसका, मतलब ये जो 2D एरे है ना, इसमें जो डेटा रखा हुआ है इन सबको मैं कॉपी कर लेना चाहता हूँ। किसमें, एक और एरे बना लेता हूँ डिस्ट नाम का इसके अंदर। तो इसके अंदर कॉपी करने के लिए मैंने सिंपली क्या किया, देखिए नेस्टिंग करी है लूप की और ये पूरा का पूरा डेटा कॉपी हो गया। कॉपी होने से क्या हुआ, ये पूरा जो डेटा है ना ये एक और एरे में आ गया। तो लेट्स से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये कॉपी कर लिया। तो ये मेरा डिस्ट नाम का एक एरे बन चुका है और ये मैं लिख लेता हूँ इसका नाम डिस्ट। ठीक है, ये बन गया है। व्हाट नेक्स्ट, अब मुझे इस पे अपनी एल्गोरिथम लगानी। एल्गोरिथम बहुत सिंपल है, यहाँ पे नेस्टिंग हो रही है 3 लेवल पे। पहले एक लूप चल रहा है के, तो के की वैल्यू 0 से लेके 4 तक, 0 से 3 तक चलने वाली है। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम के 0 to 3, इसके अंदर फिर आई वाला लूप चलेगा जो अगेन 0 से 3 तक चलेगा, और फिर जे वाला लूप चलेगा जो अगेन 0 से 3 तक चलने वाला है। ठीक है, हमको क्या फाइंड आउट करना है कि बीच में कोई वर्टेक्स से होते हुए पाथ बन रहा है क्या। तो के की वैल्यू इनिशियली 0 है, ठीक है ना। तो डिस्ट आई के, अच्छा आप इससे समझ रहे हैं आई के मतलब क्या हुआ, आई के का मतलब हो गया वी आई से वी के। नहीं आई बात समझ में, देखिए इसको ध्यान से समझिए। अगर मैं लिखता हूं डिस्ट आई के, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम वी आई
टू वी के। गॉट इट। अब जैसे i की वैल्यू शुरुआत में कितनी है 0 और k की वैल्यू भी 0 है, तो v0 से v0 तक का डिस्टेंस कितना है? तो डिस्ट 0 0, देखिए 0 है ना, ये डिस्ट मैट्रिक्स में देखिए 0 0 क्या है? 0 है। ओके, i के, अब मैं i को बढ़ाता हूँ, i की वैल्यू मान लीजिए 1 रखता हूँ, तो 1 0 1 0 मतलब कितना हो जाएगा? v1 से v0, तो v1 से v0 कितना है? इन्फिनिटी, इस तरीके से। ओके, तो अब मैं लूप चला रहा हूँ। अभी आप k वाले लूप को भूल जाइए, k की वैल्यू तो हमने फिक्स कर ली है, दैट इज 0। k में हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे, क्योंकि देखिए लूप कैसे चलता है, जब k की वैल्यू 0 है उसके लिए ये वाला लूप चलने वाला है, अंदर वाला, और अंदर वाला लूप में भी नेस्टिंग हो रही है, i की वैल्यू 0 से लेके 3 तक और j की वैल्यू फिर 0 से लेके 3 तक, पर इतने पूरे के लिए k की वैल्यू तो फिक्स रहने वाली है, दैट इज 0। ओके, तो यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं डिस्ट ऑफ k को, तो आप 0 मान लीजिए, ठीक है। इस पूरी लाइन के लिए k की वैल्यू को आप 0 मानिए। अब इस लाइन को जरा पढ़िए, k 0 है, तो i 0 मतलब vi से, vi कोई नोड है जो बदलता रहेगा, 0 से 3 तक जाएंगे, और k तो 0 है, तो vi से v0 तक का डिस्टेंस, vi से v0 तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये vi प्लस इसमें क्या ऐड कर दूं मैं? इसमें ऐड कर देता हूं v0 से vj तक का डिस्टेंस, ठीक है। इन दोनों का सम करके, मतलब मैंने इंटरमीडिएट नोड कौन सा बना लिया? v0 है ना, कोई vi कोई नोड है और vj कोई नोड है, vi से vj तक जा रहा था, बीच में कौन है? v0, तो दो डिस्टेंस हो जाएंगे ना। vi अगर कोई नोड है vi और vj कोई नोड है, ठीक है, तो vk क्या है? इंटरमीडिएट नोड, तो vi से vk तक का डिस्टेंस प्लस vk से लेके vj तक का डिस्टेंस, ये दोनों मिला के vi से vj तक का डिस्टेंस आ जाएगा। तो इंटरमीडिएट नोड अगर होगा तो मुझे ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये डिस्टेंस अगर ऐड करने पर एग्जिस्टिंग vi vj के डिस्टेंस से कम है, मतलब देखिए, मतलब समझाता हूँ, इसको फिर हटाता हूँ, इस पूरे को हटा देता हूँ, ध्यान समझिएगा इस बात को। ये समझ में आ गया तो पूरा फिर मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। vi एक नोड है, ठीक है, vj एक नोड है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का मान लीजिए कोई डायरेक्ट एज आपके पास है, उसकी कुछ कॉस्ट होगी, ठीक, तो वो किससे रिप्रेजेंट हो रही है? डिस्ट i j से, ठीक। अब अगर मैं कहता हूं कि एक नोड है vk, अब vi से vk पे जाते हैं प्लस vk से vj पे जाते हैं, तो ये जो दोनों की कॉस्ट आई ना, इन दोनों को हम ऐड करते हैं, ठीक। अब ये दोनों को ऐड करने से जो डिस्टेंस आता है वो छोटा है, या ये वाला जो डायरेक्ट एज वाला डिस्टेंस था वो छोटा है? कौन सा छोटा है? तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ik प्लस डिस्टेंस ऑफ kj। अब हम क्या देख रहे हैं? कौन छोटा है, ठीक, यही देखिए मैंने यही लिखा है, डिस्टेंस ऑफ ik प्लस डिस्टेंस ऑफ kj छोटा है अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो एजेस का सम करने पर ये छोटा डिस्टेंस आ रहा है, तो इसको मैं कंसिडर कर लूँ। और अगर ये छोटा नहीं है तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डिस्टेंस ऑफ ij तो मेरे पास नोट डाउन है ही, तो मैं क्या करूँगा? अगर ये छोटा निकलता है तो ये जो डिस्टेंस है ना, जो छोटा है, वो डिस्टेंस ऑफ ij में रख दूंगा। तो अब vi से vj तक पहुंचने का जो डिस्टेंस है वो नया अपडेट हो गया है, जो शॉर्टर है। बस यही मुझे करते जाना है। पहले मैं देखूंगा v0 को शामिल करके, उसके बाद मैं देखूंगा v1 को शामिल करके, फिर v2 को शामिल करके, फिर v3 को शामिल करके, ऐसे करके मैं ये k वाला लूप चला रहा हूँ।
और इससे क्या होगा, हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो मेरे ख्याल से पूरा समझ में आ गया। आप देख सकते हैं इसके बाद मैं ये जो डिस्ट के अंदर डेटा था वो वापस से किस में असाइन कर रहा हूँ, मेरे एक्चुअल एरे में। तो इस एरे में रिजल्ट आ गया होगा। तो अब अगर मैं प्रिंट कराता हूँ, देखिए प्रिंट कैसे करा रहा हूँ, यहाँ पर फ्लॉयड वार्शल को कॉल करने के बाद मैं प्रिंट करा रहा हूँ सॉल्यूशन को। तो जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो देखिए रिजल्ट भी हमको दिखाई दे रहा है, और रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो चुका है और जो डिज़ायर्ड था वही आ रहा है। डिज़ायर्ड क्या था, ये डिज़ायर्ड था। तो अब आप देख सकते हैं कि ये वही आ रहा है। देख पाएंगे, ऐसे रख लेता हूँ। तो देखिए 0589 है, 0589, फिर इन्फिनिटी 034, इन्फिनिटी 034, इन्फिनिटी इन्फिनिटी 01, इन्फिनिटी इन्फिनिटी 01, और नीचे है 3 इन्फिनिटी 0। देखिए यहाँ 3 इन्फिनिटी और 0। यस, यही हम चाहते थे। तो थोड़ी सी टिपिकल तो है एल्गोरिथम, लेकिन मेरे ख्याल से उतनी मुश्किल भी नहीं लगी होगी अगर आप थोड़ा सा कोड को ध्यान से देखें। अब शुरुआत से मैं एक बार कोड दिखा देता हूँ, आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए। और इस कोड में अब आप ड्राई रन करके भी समझ सकते हैं। एक बार मैंने अपनी तरफ से समझा दिया, बाकी आप कोशिश करेंगे आपको भी समझ में आ जाएगा। ये मैंने मैसेज क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको तुरंत मिले। आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.mysirji.com। URL आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। इस साइट पे आपको C लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा, PHP MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इन कोर्सेज़ की पूरी सीरीज़ मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। इनके अलावा प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज के लिए वीडियो लेक्चर्स भी है, जिसमें प्रोग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं और पूरा सॉल्यूशन वो भी उसमें बताया गया। कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी हैं, और डेली इस साइट पर एक नया वीडियो अपलोड होता है। तो अगर आप इसको बुकमार्क करते हैं तो आप जब भी इस साइट को विजिट करेंगे कुछ नए वीडियोस देख रहे होंगे। अगर आपको लगे कि ये साइट बहुत वर्थ है, क्यों? क्योंकि इसमें एक तो एक्टिव साइट है, डेली इसमें नया वीडियो आता है। दूसरा, ये स्टूडेंट्स के बहुत काम का है क्योंकि ये हिंदी में है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कई लोग फाइनेंशियल कंडीशन के कारण कोचिंग्स ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। कई बार हम जिन सिटी में रहते हैं वहाँ पे अच्छी कोचिंग्स अवेलेबल नहीं होती, कॉलेज में ठीक से पढ़ाई हो नहीं रही होती है, हमको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती हैं, या फिर इंग्लिश एक रीज़न होता है। तो ऐसी दिक्कतें बहुत सारे लोगों के साथ है। तो मेरा मकसद ये है कि मैं ये वीडियोस बनाऊं, जितने ज़्यादा हो सके लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाऊं, ताकि जो बेसिक बैरियर है हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो दूर हो। हर किसी को जब चीज़ें समझ में आएंगी तभी वो अपनी कैपेबिलिटी को सही मायने में यूज़ कर पाएगा। हर स्टूडेंट में काबिलियत है, लेकिन जब उसे चीज़ समझ में ही नहीं आती तो उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है और उसे लगता है कि ये फील्ड उसके बस की बात नहीं है, जबकि कारण ये नहीं था। उसने अभी सही मायने में ट्राई किया ही नहीं है, क्योंकि उसे अभी चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही थी। तो हो सकता था उसने इंग्लिश में चीज़ों को सुना समझा हो, या उसे टीचर से समझ में नहीं आ रहा हो। तो अगर आपको लगता है ये वीडियोस कहीं पर ऐसे व्यक्ति को हेल्प कर सकते हैं तो इसमें मेरा मकसद पूरा होता है। ये एक बहुत नोबल काम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये काम, और मैं सब लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। पर मेरी शर्त ये है कि मैं इसे फ्री में पहुंचाना चाहता हूं। तो बहुत सारे बिजनेस प्रपोजल्स भी मेरे पास आए, लेकिन मैंने कभी भी इसको चार्जेबल बनाने की कोशिश नहीं करी है। लेकिन मैं इसको अगर सब तक पहुंचाना चाहता हूं तो मुझे उसमें आपकी भी मदद चाहिए। देखिए, मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूं, इसके लिए कोई डोनेशन नहीं मांग रहा हूँ। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आप इसे शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करिए। आपको करना सिर्फ इतना है कि लोगों को इस साइट के बारे में बताना है। आप फेसबुक पे अपनी वॉल पे इस साइट का लिंक पोस्ट कर सकते हैं या वीडियो का लिंक पोस्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से भी आप शेयर करेंगे तो बहुत लोगों तक ये पहुँच जाएगा। थैंक यू।